जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 1 नवंबर 2020 का है। यह आपका ग्वालियर जबलपुर एआरओ का है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सबको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊं तो इनका जो टेन्योर था, जो इनका टाइम पीरियड था, कब से कब तक का था, वो था आपका 1950 से लेकर 1962 तक ये आपके इंडिया के प्रेसिडेंट थे। अब मैं कुछ आपको इनके बारे में बता देता हूं। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। यह पेशे से लॉयर रह चुके हैं, टीचर भी रह चुके हैं, राइटर भी थे और आपके फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक, तो इसका आंसर था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन। अच्छा, ये बताइए मुझे, लोकसभा इलेक्शन अगर कोई लड़ता है या कोई जीतता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद। ठीक, अच्छा, एक सांसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछी है तो क्या हो सकती है? तो आप लगाइए अंदाजा क्या हो सकती है। तो उसका आंसर है आपका 25 ईयर्स, मतलब आप 25 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम एज क्या है आपका? डी 25 ईयर्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि है हमारा हु हैज रिटन इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा था ये? इसको लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका चटर्जी है। ठीक, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। आपका भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह कब तैयार किया था? यह इन्होंने 1870 में तैयार किया था और उसके बाद इन्होंने 1882 मतलब 1882 में उनने इस सॉन्ग को, मतलब इस गीत को, अपने जो उनकी नॉवेल थी या जिसको आप बोल सकते हो उपन्यास था, आनंद मठ बंगाली में, उसमें इन्होंने जोड़ा था। और इसको पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न, जो कि हमारा विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विद। विश्वनाथ आनंद आपने सुना होगा, ये खिलाड़ी हैं, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है आपके चेस से संबंधित। ठीक है, इनको फादर ऑफ चेस भी बोलते हैं इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इनके बारे में आपको बताऊं तो इनका जन्म हुआ था आपका 11 दिसंबर 1969 में। कहां हुआ था? चेन्नई में, जो कि आपका तमिलनाडु में। और आपको बताऊं तो 2000 से लेकर 2002 तक ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उसके बाद 2007 से लेकर 2013 तक ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न जैसे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका? इसका आंसर आपका सी, चेस। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमने आपके पहले प्रैक्टिस सेट कराई है, तो आपने देखा होगा इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसमें मैच करते हैं। तो मतलब अगर आप उसको फॉलो करते आए तो आप इसके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे बिना कुछ सोचे या बिना कुछ आपको। ठीक है, तो अगर पूछा गया है कि मोस्ट पॉपुलर कंट्री, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले प्रीवियस साइड में करा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका चाइना। चाइना आपकी मोस्ट पॉपुलर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है मैं आपको अगर वो बताना चाहूँ तो चाइना की पॉपुलेशन है आपकी 1.44 बिलियन। अब सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री कौन सी है? तो अगर सेकंड की बात करिए तो वो है आपकी इंडिया। अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए, चाइना आपकी मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। विजय घाट कौन से राज्य में स्थित है? तो विजय घाट है जो आपका वो दिल्ली में स्थित है। अच्छा, मुझे बताइए विजय घाट का क्या तात्पर्य? तो विजय घाट में क्या है? तो जो आपका विजय घाट है ये आपका मेमोरियल है किसका? इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का। यह आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मेमोरियल है, यहाँ पे उनकी समाधि है। ठीक, अच्छा, आपने सिर्फ विजय घाट ही सुना है? और भी सुना होगा, राजघाट सुना होगा, फिर आपने शांतिवन भी सुना होगा, सत्य स्थल भी सुना होगा। तो ये सब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है, फिर आपका अगर शांतिवन की बात करी जाए तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, और आखिरी में आपका सत्य स्थल यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की है। ठीक, तो ये सारे कहाँ पे है? ये सारे आपके दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या है आपका?
इसका आंसर आपका ए, दिल्ली में आपका विजय घाट है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फाउंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था, वो कौन से दो देश थे? अच्छा, मुझे बताना रहे तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। जो कौन से दो देश थे, वो थे आपके इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको बताऊं 1971 बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट होने से पहले जो आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा है वो क्या था? ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये ईस्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है? जब 1947 में 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो कुछ हिस्सा इंडिया को मिला था, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिला था। तो बंटवारा किस हिसाब से हुआ था? उन्होंने ये कहा था कि जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वो इस पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो जो आपका ये बांग्लादेश है इसमें ना मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा ठीक है ये सारा पाकिस्तान में आ जाएगा, तो उसको उन्होंने ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना था। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट ऑफ पाकिस्तान था। अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि यहाँ पे थोड़ा सा सैनिक तनासा आना शुरू हो गया था, तो इसके कारण यहाँ के जो लोग थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी। एक प्रॉब्लम और आई थी कि इंडिया यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ था उसका रीजन ये था कि इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था चंगेज खान, जिसके दौरान उन्होंने क्या था, इंडियन एयर स्टेशन के ऊपर उन्होंने 11 बार हमले किए थे, जिसके कारण इंडिया को आना पड़ा। भाई वो अगर हम पे हमले करते रहेंगे तो हम खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हम आए थे। फिर ये जो वॉर लड़ी गई थी 1971 में, वो लड़ी गई थी 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक लड़ी गई थी, जिससे बाद में हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी और बांग्लादेश अपना खुद का एक कंट्री घोषित कर दिया गया। तो इसका आंसर आपका डी, 1971 में जो वॉर हुई थी वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। चांद पर पैर रखने वाले पहले आदमी कौन थे? बिल्कुल सही आपने आंसर सोचा, इसका आंसर है आपका नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने चांद पे अपना पहला कदम रखा था। अच्छा, क्या ये अकेले गए थे? नहीं, इनके साथ इनकी टीम गई थी, लेकिन सबसे पहले जो उतरे थे, क्योंकि ये हेड थे उस टीम के, तो हेड की जिम्मेदारी होती है कि भाई उनको पता होना चाहिए कि सारा जो जोखिम है उनको उठाना होता है। तो ये उतरे। इनके उतरने के 19 मिनट बाद जो इनका एक टीममेट था एल्ड्रिन, वो इनके साथ आए थे। फिर इन दोनों ने मिलके 3 घंटे तक वहां पे घूमे थे। ठीक। अच्छा, एक डेट बताता हूं मैं कौन सी डेट को ये पहुंचे थे। तो 20 जुलाई 1969 में ये आपके चांद पर पहुंचे थे। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका सी, नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी थे। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटी। पुरी में जो रथ यात्रा होती है वो किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? वो आपकी मनाई जाती है जगन्नाथ भगवान की। अच्छा, ये पुरी कहाँ पे है? ये पुरी जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, और जो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये हर साल निकाली जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? उनका ये मानना है कि जो जगन्नाथ भगवान है उनको और उनके भाई को और साथ में उनकी बहन, इन तीनों को वो इस यात्रा में करते क्या है, इस यात्रा में उनको एक मंदिर से, मतलब उनकी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो उनकी मूर्तियों से सजा के नाच गाना करते हुए उनको वहां से दूसरे मंदिर में ले जाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये उनके चाची के गांव या कुछ भी बोल सकता हूँ, चाची के गांव में वहां पे जो मंदिर है वहां पे उनको ले जाया जाता है। तो इस यात्रा में ये होता है। तो इसका आंसर क्या आपका? इसका आंसर है आपका डी, जगन्नाथ जी की यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के आविष्कारक कौन थे? बिजली जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, जो एक तरह से देन है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं पा रहा आज के टाइम में, तो उसका इन्वेंट किसने किया था? तो वो क्या था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आइडिया दिया था। वो आइडिया क्या था? वो आपने पढ़ा होगा कि एक इन्होंने काइट का इस्तेमाल किया था, की ली थी और जो स्टॉर्म आया था। ठीक है, उस बीच में इन्होंने एक ये बनाया था कि अगर एक चिंगारी आती है इससे हम बिजली ऐसा कुछ बना सकते। बाद में इसी आइडिया को लेकर कई सारे साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया, बाद में न्यूटन ने डायनामो बनाया, तो उसके बेस पे ये आगे इलेक्ट्रिसिटी बनी थी। ठीक, तो इसका आंसर आपका डी, स्टार्टिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन, जो कि हमारा पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद। पेस मेकर जो ये है ये किससे संबंधित है? ये आपका पेस मेकर संबंधित है हार्ट से। अच्छा, ये होता क्या है? पेस मेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आप अपने चेस्ट के पास रखते हो, जिससे क्या पता चलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, पेस मेकर से हार्ट बीट आपकी कंट्रोल रहती है। तो किससे कनेक्टेड है? सी, हार्ट से। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते आ रहे हो तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, आई थिंक लास्ट 9th या 10th सीरीज में क्वेश्चन आया था
कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। वहां पे एक वर्ड लगाया था मैक्सिमम, और हमने आंसर बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी 552, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नाम का कोई वर्ड नहीं है। अगर मैक्सिमम नाम का कोई वर्ड नहीं है तो इसका आंसर आपका 545 होता है। तो मतलब वो करंट लोकसभा की बात करें तो करंट जो स्ट्रेंथ है वो 545 है। ठीक, अच्छा ये 552 बना कैसे? अगर मैं आपको बताऊं 552 ये कुछ ऐसे बना है, इसमें से जो आपके 530 है वो तो आपके आते हैं स्टेट से, ठीक, और उसके बाद इसमें से जो आपके आगे बढ़ता हूं 20 ये आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से, और फिर जो बच गए 2 वो आते हैं आपके एंग्लो इंडियन, ठीक है, जिसको आपका जो आपके प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह आपका 552 बनती है। और करंट की बात करूं तो करंट आपकी कितनी है 545, तो इसका आंसर है आपका डी 545। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा द मेलघाट टाइगर रिजर्व इन, जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो कहां पे है? जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहां पे? महाराष्ट्र में आपका ये अमरावती में, ठीक है। अगर मैं बताऊं ये कब स्टेबलाइज किया गया तो आपको बताता हूं। भारत सरकार ने 1973 से 1974 के बीच में 9 टाइगर रिजर्व बनाए थे। जो इनका प्रोजेक्ट टाइगर था, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत कम होती रहती है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया था, जिसके कारण उन्होंने 9 टाइगर रिजर्व स्टेबलाइज करे थे। ये जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है उनमें से एक था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो 1985 में आते आते इन्होंने मेलघाट, इसको मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, ठीक। तो इसका आंसर आपका डी महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा डैश इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? साउथ अफ्रीका की राजधानी आपकी केप टाउन है। क्या साउथ अफ्रीका की एक ही राजधानी है केप टाउन? नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानी है। उन तीनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने पढ़ लिया केप टाउन, ठीक। दूसरी राजधानी है उनकी प्रिटोरिया, और तीसरी राजधानी है उनकी ब्लोएम फाउंटेन। अच्छा ये तीनों अलग अलग राजधानियां क्यों है, ऐसा क्या कुछ रीजन है इनका? मैं बता रहा हूं आपको। जो ये केप टाउन है ये उनकी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधायिका। जो प्रिटोरिया है ये क्या है? ये उनकी एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये उनकी कार्यपालिका है। और तीसरी इनकी जो ब्लोएम फाउंटेन है ये आपकी जुडिशरी है, मतलब न्यायपालिका। इस बेस पे उनके पास 3 राजधानी है। मेन हम केप टाउन को बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका डी केप टाउन में आता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा 3 है और तीनों का क्या क्या मेन रोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमारा हु इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल सही नाम बोला आपने, उनका नाम है राकेश शर्मा। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे आपके अब्रॉड सैटेलाइट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पे। क्या ये अकेले गए थे? नहीं, इनकी सारी टीम गई थी, बस उस टीम में इंडियन ही अकेले थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले इंडियन आपके राकेश शर्मा थे। इसका आंसर आपका ए राकेश शर्मा। यहाँ आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान खत्म होता है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, हमने लिंक में आपके लिए मॉक टेस्ट रखा है, उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, आपकी मेमोरी और अच्छी रहेगी, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो कि हमारा रीजनिंग। तुम्हारा 16 क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। हमें इसमें से रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। तो रॉन्ग टर्म कौन सा देखते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है? 1 2 3 6 2 3 4 6 3 4 5 6 4 5 6 6 5 6 8 6। तो देखते हैं पैटर्न तो सही जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है, मतलब 2 3 6 3 4 6 4 5 6 5 6 6, यहाँ पे आना चाहिए था 6 7 6, माने यहाँ पे आपकी मिस्टेक मिल गई। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है बी 586 में आपकी मिस्टेक है, ठीक है, गलती मिल गई। आपको एक एक पैटर्न चेक करना होता है, जो गलत हो रहा है उसको बता दीजिए, बस खत्म काम। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द मिसिंग वर्ड। आपको मिसिंग वर्ड फाइंड करना है। क्या कहता है आपको? ब्रिक का बना बिल्डिंग, तो लेटर किससे बनेगा? ये पूछा है ना आपसे कि भाई ईंट है तो उससे तो मैंने बिल्डिंग बना दी, तो पत्र किससे बनेगा? तो भाई लेटर बनता है आपका वर्ड से। आप जैसे जैसे वर्ड्स लिखोगे उससे आपका लेटर तैयार होगा। तो इसका आंसर क्या आपका? इसका आंसर आपका डी वर्ड। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द ऑड वन। इनमें से ऐसा क्या है जो अलग है? ये क्या है? बाउल, बाउल माने होता है कटोरी, स्पून माने चम्मच, बुके माने फूलों गुलदस्ता, और प्लेट माने जो आप जिसपे भाई खाना वाला खाते हो। तो अगर देखा जाए तो ये जो 3 है ये सारे आपके खाने वाले आइटम हो गए,
और जो बुके है वो तो अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी, फूल और गुलदस्ता, बुके आपका अलग है। आगे बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन, जो कि हमारा अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज द अरुण रिलेटेड टू द गर्ल। ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अगर एक लड़की को मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है। अरुण कहता है कि जो ये है ये मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा, मतलब अरुण का बेटा, मतलब अरुण का सन, और ये उसकी वाइफ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अरुण की डॉटर इन लॉ हुई। तो मतलब अरुण क्या हुआ इसका? अरुण हुआ इसका फादर इन लॉ, माने ससुर। तो इसका आंसर आपका बी, फादर इन लॉ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रे बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप जिनको भी जानते हो या अपनी फैमिली ले लीजिए, आप अपने इनकी जगह पर अपनी फैमिली को रखिए, तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, हाउ विल पर्ल बी कोडेड। ठीक है, तो पर्ल के में बताना है मुझे, तो PEARL देखते हैं। पी का क्या दिखा रखा है इन्होंने? पी का मतलब हुआ 2, तो चलो पी के बदले 2 लिख दो। ई का क्या बताया? ई का बताया इन्होंने 4, 4 कंफर्म भी हो रहा है यहाँ पे। ए का बताया 1, आर का चेक करा जाए तो वो हुआ 5, और अगर एल का चेक किया जाए तो वो होता है आपका 3। तो कौन सा मैच कर रहा है 24153 से? वो है आपका सी। तो इसका आंसर आपका सी इसका आंसर है। ठीक, यहाँ आपका सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पार्ट, जो कि हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। कौन सा ऑप्टिकल भ्रम है? अच्छा, ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब भ्रम कहाँ होता है आपको? तो जो आपका मिराज होता है, मृत तृष्णा, जैसे आप कभी डेजर्ट में जाते हो तो वहां पे आपको पता है कि पानी की कमी होती है, तो आपके माइंड में पानी चलता रहता है, तो आपको अपने आप ही दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, उसी को आप बोलते हैं मिराज, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो इसका आंसर आपका सी, मिराज। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लोएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जिसका घनत्व सबसे कम है? अच्छा, एक चीज बताइए, जिसका घनत्व कम होगा उससे क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरेगा। ठीक, तो सॉल्ट वाटर तो तैरता नहीं, तो इसको काट दो पहले से ही। ना फ्रेश वाटर तैरता, तो इसको भी काट दो। बचा क्या है? पेट्रोल और मरकरी। अब बताओ इनमें से तैरता कौन सा है? इनमें से तैरता तो दोनों है भाई, पेट्रोल भी तैरता है और मरकरी भी तैरता है। अब बताओ इनमें से कौन है जो बहुत हल्के में तैरता है, मतलब जिसकी डेंसिटी और कम है? तो वो है आपका पारा। मरकरी सबसे लोएस्ट डेंसिटी में है, उसका आंसर है आपका सी, मरकरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है। अब तो जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की अगर आपके फूड में विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी, विटामिन ए। आइए बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन एयर इज। हवा में सबसे प्रचुर संविधान में मात्रा में क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? वो होता है आपका नाइट्रोजन। अगर मैं आपको बताऊं, जो नाइट्रोजन होता है वो होता है आपका 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। बच गया 1%, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है आपका 0.02%। बाकी जो बच गया उसमें मिथेन, ओजोन, एर्गन, नियोन, बहुत सारी गैसेस आती हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा सी, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन। रेड पॉइजन जो चूहे के जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? वो आपका होता है जिंक फॉस्फाइड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बट वो ना पूरा नाम नहीं लिखते हैं, वो इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहिए जिंक फॉस्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो जिंक फॉस्फाइड है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका Zn3P2। यहाँ आपका जिंक फॉस्फाइड का केमिकल फॉर्मूला है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कई बार केमिकल फॉर्मूले से पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर आपका बी, जिंक फॉस्फाइड। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें से किसमें होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है फिश में। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका दूध में होता है, मिल्क में, फिर आपका एग बोल लो, मगर इनमें ऑप्शन में फिश है, तो इसका आंसर आपका सी, फिश में है। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो मानव कोशिका में आपके 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 तो आपके नंबर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो आपका एक
पेयर होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक, तो हम बात करें 23 पेयर्स, तो 23 पेयर्स का मतलब क्या हुआ, नंबर कितना हुआ 46, तो इसका आंसर आपका ए 46 का आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन जो कि हमारा द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, रेड ब्लड सेल्स कहां प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही कहा, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है आपको बोन मैरो में, तो इसका आंसर आपका डी, बोन मैरो जो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, अगर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है तो उससे आपकी जो आपका खून है जो लाल होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, वो यहीं से होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका ए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, अगर हमें एक चुंबक का विघटन करना है तो उनमें से हम क्या करेंगे, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कीप इन कांटेक्ट ऑफ आयरन, उसको अगर मैं आयरन के कांटेक्ट में लाऊं तो क्या वो डीमैग्नेटाइज होगा, नहीं होगा। कूल करने से, कूलिंग करने से भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उतनी जल्दी कम नहीं होती है, ना उसको वाटर मैग्नेट से होती है, तो ऑप्शन क्या बचा, हैमरिंग ऑफ मैग्नेट, अगर आप चुंबक को पीटते रहोगे हैमर करते रहोगे तो जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, तो इसका आंसर आपका डी हैमरिंग ऑफ मैग्नेट। आगे बढ़ते हैं हमारे 31st क्वेश्चन जो कि हमारा ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, ब्रोंकाइटिस किसकी डिजीज है, अच्छा ब्रोंकाइटिस किससे रिलेशन खा रहा है बता तो मुझे, ब्रोंकाइटिस खाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वहां पे आपके पास ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्विलाई ये सब होती है, तो जो ब्रोंकाइटिस डिजीज है वो उसी में होती है, तो किससे रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो इसका आंसर आपका डी श्वसन तंत्र। आगे बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा पीवी कांस्टेंट इज कॉल्ड, जब कोई पीवी कांस्टेंट है ये किसका लॉ है, अच्छा पहले बात तो ये पीवी मतलब क्या है, यहाँ पी का मतलब होता है प्रेशर और जो आपका वी है इसका मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसका लॉ है, ये है आपका बॉयल्स लॉ, इसका आंसर आपका बी, ये आपका बॉयल्स लॉ का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत मांसपेशी कौन सी है हमारी बॉडी में, वो है आपकी जॉ, जबड़ा, जो आपके मुंह में जबड़ा होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, इसका आंसर आपका बी जॉ। आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन किससे बनती है, ओजोन बनती है आपका जो ऑक्सीजन होता है वो मिलता है दूसरे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आपका वहां पे टूटा हुआ होता है मतलब एक सिंगल हो, तो उससे मिलकर आपका ओजोन बनता है, तो क्या बनता है ये आपका बनेगा O3, इसका आंसर आपका CO3 इसका आंसर है, तो ओजोन का सूत्र क्या है O3। अच्छा ओजोन करती क्या है, ओजोन एक परत होती है जो आपके अर्थ के पूरी चारों तरफ फैली हुई है, ये करती क्या है, एज अ ब्लैंकेट वर्क करती क्या है, ये सन की जो हार्मफुल रेज होती है, जो हानिकारक किरणें होती है उसको अर्थ पे आने से रोकती है। अच्छा अगर वो आ जाएगी तो उससे क्या होगा, अगर वो ज्यादा जो हानिकारक किरणें अगर वो अर्थ पे आ जाएंगी तो उसके कारण आपको स्किन कैंसर, इचिंग, आई डिजीज ये सब हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी ओजोन का O3। आइए बढ़ते हैं हमारे 35th क्वेश्चन जो कि हमारा द 7 कलर्ड रेज इन सनलाइट आर नोन बाय द एक्रोनिम ऑफ, सूरज की रोशनी में जो 7 रंग की किरणें होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल याद रखना है, यही आपने रेनबो वाला फॉर्मेशन पढ़ रखा होगा, वो होता है आपका विबग्योर, VIBGYOR, वी माने वॉयलेट, आई माने इंडिगो, बी माने ब्लू, जी माने ग्रीन, वाई माने येलो, ओ माने ऑरेंज और आर माने रेड, ये आपका फॉर्मेट होता है जो आपकी 7 कलर होती है विबग्योर, इसका आंसर है आपका बी विबग्योर इसका आंसर है। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं, जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे,
यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जिस रेट पे आपने 18 आइटम्स खरीदे थे और उसी कॉस्ट पे आपने 15 आर्टिकल बेच दिए, तो हमें पता करना है कि गेन कितना हुआ है, मतलब गेन परसेंट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लेट करता हूं, लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की सीपी क्या होगी, मैंने मान लिया ₹1, तो 18 की कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी ₹18, मतलब सीपी हो गया मेरा 18। अब मुझे निकालना है एसपी। तो मुझे बोला गया है कि जो आपका 18 है ये 15 इंटू एक्स का है। मैंने एक्स क्या बोला, एक्स आपके लिए यहाँ पे एसपी ऑफ वन आर्टिकल है, ठीक। तो मैं निकाल के देखता हूँ क्या निकलेगा। तो मैं चेक करूं तो 18/15 इज इक्वल टू एक्स, कटिंग करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5। ये आपका एक आर्टिकल का एसपी आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेन परसेंट बोला गया है। तो पहले गेन निकालते हैं। गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक। एसपी है 6/5, सीपी आपकी एक थी, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/5, ठीक। अब मुझे निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गेन अपॉन सीपी इंटू पे 100। गेन कितना है, गेन आपका 1/5 अपॉन पे 1 इंटू पे 100। तो कटिंग करने पर आंसर आएगा 20%। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी, 20% उसको गेन होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के आपको फैक्टराइज करने हैं। तो कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो क्या होती है, वो ये कहती है कि जो आपका जो मिडिल नंबर है प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। ऐसे आपको दो नंबर ढूंढने हैं। तो ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर है आपके, अगर मैं 5 को और 3 को ऐड करूं तो क्या बनेगा 8x, और अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 15। तो फिर वही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 5 प्लस में 3 कॉमन तो x प्लस 5। दो बार x प्लस 5 आया तो उसके बदले में एक बार x प्लस 5 लिख लिया, और फिर एक बना आपका x प्लस 3। तो किससे मैच खाता है, ये आपका मैच खाता है डी से। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका डी, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइज था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सॉल्व 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7। सिंपल सा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 7 4 7 का एलसीएम लूंगा तो आएगा आपका 28। 7 में 28 आता है 4 टाइम्स में, तो 1 4 जा 4 माइनस 4 में 28 आता है 7 में, तो 7 3 जा 21 प्लस 7 में 28 आता है 4 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20। सॉल्व करने पर आंसर आएगा -17 प्लस 20 अपॉन पे 28। इसका आंसर आया आपका 3/28। कटिंग होगी नहीं, तो इसका आंसर आपका बी 3/28 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। आइए बढ़ते हैं हमारे 39 क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ ए। मतलब आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको बताना है इसमें एक की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं सीक्वेंस को आपको ढंग से या गौर से बताऊं तो बस थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपका सीक्वेंस कहता है, हमें क्या बताना है ए क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या पेयर बनता है, तो ये बन ऐसे रहे कि अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूं 4 से तो क्या आंसर आएगा, वो आएगा आपका 28, और मुझे 33, और उसमें ऐड कर दूं 5 तो मेरा आंसर आएगा 33। तो मतलब मुझे क्या करना है, इसको भी चेक करता हूं मैं। तो अगर मैं 33 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, वो आएगा आपका 4 से 12 2 1 4 3 12 1 13, और 5 ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा 137। तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 से और 5 को ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई तो देखते हैं, 4 3 जा 12 4 5 जा 21 का 1 2 4 5 जा 20 22, और ऐड करना है 5। तो आंसर क्या आएगा आपका 2217। तो इसका आंसर है आपका ए। क्या होगा आपका ए होगा आपका 2217। किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका बी से। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका बी 2217। ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा
सीक्वेंस बनाते कैसे हैं, आपको एक एक बिट देखनी पड़ती है, एक एक नंबर देखना पड़ता है कि क्या सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा सॉल्व करना है हमें। 43% रहता है तो अपॉन पे 100 इंटू में 2750 माइनस में ये अलग चलेगा। 38% आते हैं अपॉन पे 100 मल्टीप्लाई में 2990 कटिंग करते हैं, 0 to 0 कैंसिल, फिर इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया और कटिंग कर लेते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, ये कटेगा आपका 55 बार में। यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 19। सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ। जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2365 अपॉन पे 2। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 5681 अपॉन पे 5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 11825 माइनस 11362, आंसर आएगा आपका 463 डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर क्या आया, वो आया आपका 46.3। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका डी इसका आंसर हुआ। सिंपल सा सॉल्यूशन था, आपको बस कैलकुलेशन चेक करनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो बाय द नेक्स्ट टू ग्रेटर नंबर। इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल तो है, उसके बाद 4 से भी है और 5 से भी है। तो देखिए बताते हैं, तो जो आपका ये 60 है क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका सम 6 आ रहा है। 4 से बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 15 बार में 60 आता है। क्या 5 से आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका आंसर आपका सिंपली ए ही मिल गया मुझे, तो इसका आंसर आपका ए 60। आइए बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, 18 है, 81 9 का, 121 11 का, 100 10 का। तो इनमें से कौन सा आंसर नहीं है, ए 18 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, साफ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 43 क्वेश्चन जो कि हमारा if 7 men can do a piece of work in 16 days, the number of days in which 4 men can do it। मतलब आपको बता रखा है कि 7 आदमी किसी एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा तरीके से बताता हूँ आपको। तो x और यहाँ पे y ऐसे लेते हैं, ठीक है। 7 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो क्या बोला गया है, यहाँ पे दो तरह की प्रोपोर्शन लगते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर 7 से 4 माइनस कम हुआ है तो मतलब 16 से भी कम होना चाहिए। क्या ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर 7 आदमी 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी को दिन बढ़ जाएंगे। तो मतलब अगर एक चीज घट रही है तो एक चीज बढ़ रही है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है, वो कहता है 7 into 16 इज इक्वल टू 4 into x। हमें निकालना है x की वैल्यू। 7 into 16 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 डेज। तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका डी 28 डेज इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 44 में जो कि हमारा द एरिया ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो पहले हमें फेसेस का क्या दे रखा है, एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, फेस के एरिया से पहले मैं साइड निकाल लेता हूँ। कैसे, फेस कौन सी शेप का होता है, वो होता है आपका स्क्वायर शेप का। उससे मैं क्या निकालूंगा, उससे मैं निकालूंगा आपका साइड। तो जो मेरी पहली लेंथ निकलेगी वो निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो स्क्वायर था एरिया का। इस तरीके से ब्रेथ निकालूंगा वो निकल जाएगी मेरी 5 सेंटीमीटर। हाइट निकालूंगा वो निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 6। तो 3 5 जा 15, 15 6 जा 90। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बी 90 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। आगे बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन जो कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। एंगल के बेस पे बांटना है, तो एंगल के बेस पे आपके पास 3 होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट एंगल जिसको आप न्यून कोण बोलते हो, दूसरा होता है राइट एंगल जिसको आप समकोण बोलते हो, और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल जिसको आप बोलते हो अधिक कोण। इसके आंसर है आपका 3 इसका आंसर है, मतलब डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 46 क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26, 91 एंड 117 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने पहले भी आपको मेथड बता रखा है एचसीएफ क्या करना होता है। हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, तो 26 और 91 को लेके मैं एचसीएफ निकालता हूँ। एक सिंपल डिवीजन मेथड बता रहा हूँ मैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 26 के टेबल में 91 कितनी बार में आएगा, तो वो तो आता नहीं है। 3 टाइम में आता है आपका 78, यहाँ बचेगा 13। अब इस 26 को यहाँ लिख लेते हैं, ये आएगा 2 बार में, 26 आपका ये कट जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए इस 13 को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 117 से भी,
तो 13 9 जब 117 आता है तो ये कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया आपका बी 13, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन जो कि हमारा द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इन द सम। आपको कोफिशिएंट बताना है, ए स्क्वायर का उनका सम करना है। तो इसका कोफिशिएंट हुआ -5, इसका हुआ -3 और इसका हुआ 14। सॉल्व करूंगा तो माइनस का 8 प्लस का 14 तो आंसर आएगा 6। तो इसका आंसर है आपका सी, सी इसका आंसर है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की तरफ, जो कि हमारा A, B and C together earn ₹150 per day, while A and C together earn 94 and B and C together earn 76. We have to find the income of C. तो हमें कहता है कि A plus B plus C मिलता है 150, फिर कहता है कि A plus C मिलता है हमारे पास 94 और B plus C मिलता है 76। निकालना है C का। तो कैसे करते हैं हम, पहले मुझे जो दे रखा है, क्या मैं एक काम कर सकता हूं, मैं A प्लस सी के बदले में जो भी मेरा A प्लस सी है उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं। पहले तो आपको काम आसान बताता हूं। तो A प्लस सी के बदले 94 रख दिया, प्लस में B इज इक्वल टू 150, तो B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 माइनस में 94, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56। अब क्या करते हैं, इस B की वैल्यू 56 को मैं B प्लस सी में पुट कर देता हूं। तो B प्लस सी की वैल्यू थी 76, B मैंने पुट कर दिया 56, तो 76 माइनस 56, C की वैल्यू आ जाएगी 20। तो C को कितना मिलता है, C को मिलता है 20 रुपीज। इसका आंसर आपका B 20 रुपीज का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 49 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। मतलब L की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सारे ऑप्शन मीटर क्यूब में होते तो मैं इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करता फिर सॉल्व कराता, लेकिन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं मीटर सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट नहीं करते हैं। सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, L इंटू बी इंटू एच। वो होता है आपका 90 इंटू 50 इंटू 40, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 5 4 जा 20, 29 जा 180, तो 180 तो ये आ गया, आगे में 1 2 3 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बट इस ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो इसको मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 1 आगे में 6 बार 0 से, तो इसका आंसर आपका आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर क्यूब, इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपका बी। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड आल्सो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 12 15 और 20 से डिवाइड होता हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे छोटा नंबर 400, पहले उसको ट्राई करते हैं। क्या 400 इन तीनों से होता है, 400 आपका 12 से नहीं होता, ठीक है, तो मतलब ये नहीं है। फिर आता है आपका 900, क्या 900 होता है, यस 12 से 900 जाता है, 15 में भी आता है, 20 में भी आता है, तो इसका आंसर बी हो सकता है। क्या परफेक्ट स्क्वायर है, यस 900 आपका 30 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर आपका बी 900 इसका आंसर है। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए, इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।